हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। देखिए यहाँ पे 7 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके कल बोर्ड 27 फरवरी के पेपर में आ सकता है और हम लोग केवल संभावित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं और संभावित है कि कल पेपर में आ सकती हैं। तो यार इसे आपको पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट IMP वाले क्या है क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट है उसे आप पढ़ के ही जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा आप नंबर स्कोर कर पाएंगे आसानी से। ठीक ना, यहाँ आप देखिए 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब। 70 में 70 अगर आपका टारगेट है तो बिल्कुल आपको स्कोर रट के जाना है। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल SK मिस्ट्री भेज दूंगा, जाके वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना पूरा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पे मैं भेज दूंगा, जाके आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ सबसे पहला प्रश्न यही है, कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए कि कोडान क्या होता है और एंटी कोडान क्या होता है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंट बताना है कि क्या दोनों में बीच के अंतर होता है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, कोडान। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कोडान। तो कोडान क्या होता है, कोडान न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के कोड या संदेश होते हैं कोडान कहलाते हैं। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के क्या होते हैं, कोड होते हैं। क्या होते हैं, कोड होते हैं या संदेश निहित होते हैं, उसे कोडान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं। कोडान क्या होता है, याद रखना, न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के कोड या संदेश होते हैं उसे कोडान कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं। जैसे AUG एक समारंभन कोडान है। जैसे AUG क्या है, एक समारंभन कोडान है। तो कोडान क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल का क्या होता है, कोड स्थित होता है, निहित होता है, उसे हम लोग कोडान कहते हैं। और एंटी कोडान क्या होता है, RNA में उपस्थित 3 क्षारकीय समूह, RNA में उपस्थित 3 क्षारकीय समूह जो mRNA में उपस्थित कोडान का क्या होता है, पूरक होता है, एंटी कोडान कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, एंटी कोडान कहते हैं। एंटी कोडान क्या होता है, RNA में उपस्थित 3 क्षारकीय समूह जो mRNA में उपस्थित कोडान का क्या होता है, पूरक होता है। कोडान क्या होता है, पूरक होता है, उसे हम लोग एंटी कोडान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एंटी कोडान कहते हैं। तो कोडान क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें एक अमीनो अम्ल के क्या उपस्थित होते हैं, कोड स्थित होते हैं या कोई भी संदेश मैसेज निहित होता है, उपस्थित होता है, उसे हम लोग कोडान कहते हैं। जैसे AUG एक समारंभन कोडान है। एंटी कोडान क्या है, RNA में उपस्थित 3 क्षारकीय समूह जो mRNA में उपस्थित कोडान का क्या होता है, पूरक होता है, उसे हम लोग एंटी कोडान कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी कोडान कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, आपको बताना है। तो अधिकांशतः ठंडे प्रदेशों में सफेद शीशों की चारों तरफ, शीशों की चारों तरफ से बंद करके घर जैसा आकार दिया जाता है जिसमें कृत्रिम वातावरण की स्थिति बनाकर पौधे को उगाया जाता है। शीशों की दीवारों से सूर्य की किरणें अंदर की ओर प्रवेश करती है परंतु वापस बाहर नहीं जाती। मतलब समझना, कुछ ऐसे ठंडे प्रदेश होते हैं, मतलब कि जो अधिकांश जितने भी ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर सफेद शीशों का क्या बना जाता है, एक रूम बनाया जाता है, घर बना लिया जाता है। ठीक है ना, और इसमें कृत्रिम वातावरण को बनाते हैं। मतलब इससे जब इसको ढक दिया जाता है, मतलब एक शीशा ले लिए, शीशे से क्या बना लिए, घर बना लिए। शीशा क्या है, वो पारदर्शी है लेकिन उसमें किरण आ तो सकती है, वापस जा नहीं सकती। देखिए, जिसमें कृत्रिम वातावरण की स्थिति बनाकर पौधे को उगाया जाता है, शीशों की दीवारों से सूर्य की किरणें अंदर की ओर प्रवेश करती है परंतु बाहर नहीं जाती, जिससे अंदर का तापमान बढ़ता है एवं पौधों की वृद्धि में क्या होती है, सहायता होती है। इसी प्रकार वायुमंडल में बढ़ती ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि सूर्य के विकिरण को रोककर पृथ्वी के तापमान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव की हानिकारक स्थिति क्या हो जा रही है, उत्पन्न होती जा रही है। बात समझ आ रहा है ना। चलिए अगला आ जाए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है
कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, किसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले 1984 ईस्वी में एलेक जेफरी ने बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? 1984 ईस्वी में एलेक जेफरी ने बताया था। तो एलेक जेफरी ने किसके बारे में बताया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था। किस सन में? 1984 ईस्वी में बताया था। इस तकनीकी को डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। इस तकनीकी को और क्या कहते हैं? डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। डीएनए का लगभग 99% भाग सभी जीवों में क्या होता है? समान होता है। लगभग 1% भाग ही क्या होता है? भिन्न होता है। अगर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले 1984 ईस्वी में एलेक जेफरी ने बताया था। किसने बताया था? एलेक जेफरी ने बताया था। इस तकनीकी को डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। डीएनए का लगभग 99% भाग सभी जीवों में क्या होता है? समान होता है, लेकिन 1% भाग ही क्या होता है? भिन्न होता है। युग्मनज जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से समान होते हैं। मतलब अगर भी कोई ट्विंस पैदा हुआ, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो दोनों में डीएनए क्या होते हैं? 100% क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है ना। एलेक जेफरी ने अनुवंशंगी डीएनए को प्रोब के रूप में प्रयोग किया। जो एलेक जेफरी थे, उन्होंने अनुवंशंगी जो डीएनए था उसको किसके रूप में प्रयोग किया? प्रोब के रूप में प्रयोग किया, जिसमें बहुरूपता मिलती है। जिसमें क्या मिलती है? बहुरूपता मिलती है। इसे अनुबद्ध पुरार्तक की विभिन्न संख्या भी कहा जाता है, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स भी कहा जाता है, अर्थात अनुबद्ध पुरार्तक की विभिन्न संख्या भी कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाया जाता है। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा देखें तो कुछ ऐसे विशिष्ट जगह होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं और कहीं पे चोरी हो गई, तो अब उसमें से दोनों पता करेंगे कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है, तो वो विशिष्ट जगह हो गई। इन्हें पुनरावृत्तीय डीएनए भी कहा जाता है। इस प्रकार के डीएनए की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है, और इसी डीएनए के कारण ही दो व्यक्तियों के बीच हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। इन डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण करने वाले डीएनए के कूट नहीं होते। इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है। सबसे पहले क्या है? डीएनए का विगलन, डीएनए का पहचान, डीएनए का पृथक्करण और डीएनए का संश्लेषित झिल्ली पर स्थानांतरण। फिर चिन्हित वीएनटीआर प्रोब का उपयोग करके संकर जीन प्रोब मेम्ब्रेन फिल्टर पर क्षारक जोड़े बनाना और स्विविकिरण चित्रण द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लार, बाल, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी और शुक्राणु आदि से प्राप्त करते हैं। अगर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो सैंपल होता है कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये नोट कर लीजिए, रुधिर से प्राप्त करते हैं, लार से प्राप्त करते हैं, बाल से, रेजर से, किसी भी दंत ब्रश जो दंत ब्रश करते हैं उससे, त्वचा से, हड्डी से, आपके शुक्राणु से, मतलब कहीं से भी डीएनए के लिए वो सैंपल उठा सकते हैं। इन सब की सहायता से दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग यह न्यायालयीय पहचान जैसे हत्या, बलात्कार एवं अन्य अपराधों के निर्धारण में क्या होता है? सहायक होता है। पैतृक परीक्षण में यह मदद करता है और विलुप्त होने वाले जंतुओं को संरक्षित करने में भी क्या करता है? यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही हेल्प करता है। उसके बाद है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता दे रहा हूं, आप लोग याद करके चले जाइएगा। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है? इस तकनीकी द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। जी हाँ, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होती है और इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का क्या करना है? वर्णन करना है। उत्तर में क्या लिखेंगे? पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होता है? यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो किसी जीव के डीएनए के वांछित लक्षणों को पता करके उसे निकाल कर दूसरे वाहक जीव शरीर में प्रवेश कराकर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। इस पुनर्योगज डीएनए को निकालकर इच्छित जीव शरीर में प्रवेश कराकर अलग अलग लक्षणों को जीवों में क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। ये जीव जनक जीव से लक्षण, संरचना, गुण में क्या होते? भिन्न हो सकते हैं। इन्हें
अनुवांशिकता रूपांतरित जीव भी कहते हैं। उसके बाद एक इंसुलिन की यहाँ पे विधि बताना, जैसे इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति के उपचार के लिए क्या है, बहुत आवश्यक होता है। मनुष्य में अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में बी कोशिकाएं तथा इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित होता है। यह रुधिर में ग्लूकोज स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है और नियमित करता है। इंसुलिन के कम श्रावण से यकृत द्वारा ग्लूकोज का उपयोग कम हो जाता है, जिससे इस रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। और मधुमेह व्यक्ति, जो मधुमेह से ग्रसित हो जो व्यक्ति है, वो किससे ग्रसित हो जाता है, मधुमेह से। मधुमेह रोगी को इंसुलिन हार्मोन्स उपलब्ध कराने के लिए जानवरों, सुअरों आदि को मारकर उनके अग्नाशय से इंसुलिन को निकाला जाता है। और इसके उपयोग से कुछ लोगों को क्या हो जाती है, एलर्जी भी हो जाती है। अब यहाँ पे है पारजीनी जंतु क्या होता है, यानी ट्रांसजेनिक जंतु क्या होता है, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है और मानवों के लिए इनकी उपयोगिता का आपको संक्षेप में वर्णन करना है। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जीन अभियांत्रिकी द्वारा वाह जीन से प्रवेश कराया जाता है एवं वाह जीन का लक्षण जंतुओं में प्रकट होता है, उन्हें पारजीनी जंतु कहते हैं। तो पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जीन अभियांत्रिकी द्वारा वाह जीन को प्रवेश कराया जाता है एवं वाह जीन का लक्षण जंतुओं में प्रकट होता है, उन्हें पारजीनी जंतु कहते हैं। सन 1882 में चूहों पर इस प्रकार का कार्य किया गया। इन चूहों में वृद्धि हार्मोन्स के जीन्स का समावेशन कराया गया, जिससे इनकी लंबाई में सामान्य से 2 गुना वृद्धि हुई थी। ट्रांसजेनिक जंतुओं के निम्नलिखित उदाहरण है। ट्रांसजेनिक जंतुओं का मतलब ये है कि भाई साहब, इसमें वाह जीन का जो लक्षण होता है वो जंतुओं में प्रकट किया जाता है कि हाँ सच में जो दूसरे हम जीन लेके आ रहे हैं, इस जीन में अगर उपयोग कर रहे हैं वो ज्यादा ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, इसी का मतलब होता है। अब इसके कौन कौन से वीडियोस प्राप्त करते हैं, सबसे पहले पश्च विषाणु, मध्य स्थिर जीन स्थानांतरण और डीएनए सूक्ष्म प्रत्यारोपण और भ्रूणी स्टेम कोशिका मध्यस्थीय जीन स्थानांतरण से हम लोग करते हैं। अब तक विभिन्न प्रकार के ट्रांसजेनिक जंतुओं को बनाया जा चुका है, जिसमें से निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं। जैसे पारजीनी गाय को बनाया गया है। गाय के दूध में प्रोटीन वृद्धि वाले जीन्स के समावेशन से ट्रांसजेनिक गाय को बनाया गया है। बात समझना, गाय के दूध में प्रोटीन वृद्धि वाले जीन्स के समावेशन से क्या बनाया गया, ट्रांसजेनिक गाय को बनाया गया है। गायों में प्रतिजीवाणु लौह बंधित मानव प्रोटीन यानी कि लैक्टोफेरिन को कोड करने वाले डीएनए को निवेशित किया गया है। निवेशित मतलब डाला गया है। सन 1977 में सर्वप्रथम पारजीनी गाय रोजी को बनाया गया, जो मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध जो कि 2.4 ग्राम प्रति लीटर उत्पन्न करती है। इस दूध में मानव प्रोटीन अल्फा, ये क्या है, अल्फा लेक्टोएल्ब्यूमिन मिलता है, जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है। उसके बाद क्या बनाया गया था, ट्रांसजेनिक भेड़ें भी बनाई गई थी। सबसे पहले ट्रांसजेनिक भेड़ का नाम डॉली है। एक 6 साल की मादा भेड़ जो त्रैमासिक गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में थी, उसकी दुग्ध कोशिकाओं को एक ऐसे पात्र में रखा गया जिसमें इन कोशिकाओं को पोषक तत्व नहीं दिया गया, ताकि ये कोशिकाएं वृद्धि न कर पाए और बचे हुए कोशिकाओं को अनिषेचित भेड़ के अंडाणु में क्या करा दिया गया, प्रवेश करा दिया गया। तो ट्रांसजेनिक गाय और ट्रांसजेनिक भैंसे, ठीक ना, ट्रांसजेनिक गाय ट्रांसजेनिक भैंसे ट्रांसजेनिक जंतु के क्या है, उदाहरण है। उसके बाद है असंग जनन। असंग जनन को बोलते हैं एपोमिक्सिस। और इसका क्या महत्व है, असंग जनन एपोमिक्सिस क्या होता है, कभी कभी पौधों में युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। असंग जनन क्या होता है, कभी कभी पौधों में युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तथा इन प्रक्रियाओं के बिना ही बीज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस घटना को असंग जनन कहते हैं। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार ही है। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, कायिक जनन, और दूसरा जो होता है अनिषेक बीजता। यह कायिक जनन क्या होता है, इस प्रकार के प्रजनन में पौधे का विकास बीज एवं फल को छोड़कर पौधे के अन्य भागों पत्ती, जड़, तना आदि से होता है। जैसे उदाहरण के लिए गन्ना,
गुलाब इत्यादि जितने भी हैं इसमें कायिक जनन होता है। उसके बाद अनिषेक बीजता, यह जनन की वह विधि है जिसमें नए पौधे का निर्माण न तो बीज से होता है परंतु बीज में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं। देखिए इसका मतलब क्या समझिएगा, अनिषेक बीजता का मतलब ये है कि यह जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें नए पौधे का निर्माण बीज से तो होता है लेकिन बीज में संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। मतलब कि किसी भी पौधे का निर्माण बीज से होगा लेकिन बीज में न तो संयुग्मन ही होगा और न ही अर्धसूत्री विभाजन ही होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। इसमें इस विधि में निम्नलिखित प्रकार के भ्रूण का निर्माण होता है। पहले अपस्थानिक भ्रूण, द्विगुणित भ्रूण और अपबीजाणुक भ्रूण, ठीक ना। उसके बाद है असंग जनन का महत्व। ये असंग जनन का महत्व क्या, कहां पर इंपॉर्टेंट लिखना है। लैंगिक जनन के अभाव में भ्रूण का निर्माण होता है, अतः पौधे से नए लक्षणों के उत्पन्न होने की संभावना न के बराबर होती है, जिसे संतति क्लोन भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, संतति क्लोन भी कहते हैं। ऐसे पौधों में उत्तम लक्षण कई वर्षों तक बनते रहते हैं, जिसका लाभ किसानों को अच्छी उपज पैदा करने में होता है। ये असंग जनन क्या है, महत्व है। अगला प्रश्न यहाँ पे, हाथी पांव पर टिप्पणी लिखिए, काफी आईएमपी वाला क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ जो मैं यहाँ पे बड़ा बताऊंगा भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ से पेपर में फंसेंगे, तो कोशिश कीजिए कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको करके आए, ताकि आप इसको अच्छे से क्या करके आप करके ही आए, ठीक है ना। जस्ट स्क्रीन अब सही है, चलिए। हाथी पाव क्या होता है, हाथी पाव को हम लोग एलेफेंटेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलेफेंटेसिस बोलते हैं, यानी कि फाइलेरिया, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, फाइलियरिसिस, जो कि संघ निमेडोटा परजीवी वाउचेरिया ब्रैकॉफ्टी के संक्रमण से होता है। ये किसके द्वारा होता है, तो यह संघ निमेडोटा परजीवी वाउचेरिया ब्रैकॉफ्टी के संक्रमण से होता है। इसे हाथी पाव यानी कि एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, जिसे हम लोग हाथी पाव एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। संक्रमण कैसे होता है, वाउचेरिया ब्रैकॉफ्टी मनुष्य के लसिका ग्रंथियों एवं वाहिनियों को प्रभावित करता है। मनुष्य में इसकी वयस्क अवस्था प्रभावी अंगों जैसे लसिका ग्रंथियां वाहिनियों में सूजन आ जाती है, जिससे ग्रसित व्यक्ति के पैर सूजने लगते हैं और धीरे धीरे पैर गर्दन हाथी के पैर के समान दिखने लगती हैं। मादा मच्छर की जात क्यूलेक्स इस परजीवी की वाहक होती है। जब मादा मच्छर क्यूलेक्स मनुष्य को काटती है तो वाउचेरिया के अंडक व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और वृद्धि करके संक्रमण फैलाते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है भाई साहब, इसके लक्षण क्या क्या है, तो प्रारंभिक अवस्था में कोई विशेष लक्षण प्रदर्शित नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या वृद्धि के साथ व्यक्ति की कंपकंपी के साथ ज्वर, सिर में दर्द, गले में सूजन, मानसिक विकार आदि लक्षण दिखाई देते हैं। यह कृमि लसिका वाहिनियों एवं ग्रंथियों में मर जाते हैं, जिससे इसमें लसिका संचित होने लगती है और संचित भागों में सूजन आ जाता है। शरीर के कुछ भागों जैसे हाथ, पैर, वृषण कोष, स्तन आदि में सूजन दिखाई देती है और लसिका ग्रंथियों एवं वाहिनियों के सूजन को लिम्फेसाइटिस तथा लिम्फेडेटिस रोग भी कहते हैं। इसके बाद इसका रोकथाम और उपचार क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पे रोकथाम उपचार। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता, परंतु जटिल शल्य चिकित्सा द्वारा लसिका वाहिनियों एवं ग्रंथियों को खोलकर कृमि को निकाला जा सकता है और इसके संक्रमण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और ये बहुत आईएमपी वाले प्रश्न हैं जो कि आपके 27 फरवरी के पेपर में आएंगे भाई साहब, इसको तैयार करके जाइएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है। इसलिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। और जो वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ सभी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।